बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। सर्वदलीय बैठक में एनडीए नेताओं ने की मांग, बिहार विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की आंतरिक आंकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम देने की मंजूरी दी। और पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लौटे कामगारों को रोजगार मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन। इसके तहत बिहार में दिए गए हैं। जिन इकाइयों में कामगारों की जरूरत अधिक होगी उससे प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे राज्यों से हटाकर बिहार में को शिफ्टिंग खर्च, कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाजार पहुंचाने में जो खर्च होगा उसका 80% तक राज्य सरकार देगी। इसके लिए उद्यमियों को कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करना होगा और 25 लोगों को रोजगार देना होगा। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। जदयू और भाजपा ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में कराने का अनुरोध किया है। वहीं राजद ने कहा है कि उसे एक ही चरण में चुनाव कराने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर चुनाव प्रचार पारंपरिक तरीके से होनी चाहिए। राजद के प्रदेश का कहना है कि पैसे वाली सत्ताधारी पार्टियों के लिए डिजिटल प्रचार करना आसान है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए यह। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिहार को छोड़कर देश में कहीं भी विधानसभा चुनाव नहीं होना है। ऐसे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अधिक संख्या में बिहार बुलाकर एक ही चरण में चुनाव कराया जा सकता है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से सोमवार तक लिखित तौर पर चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर राय मांगी है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए आंतरिक आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की बोर्ड के विकल्प के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से अदालत के आदेश के आलोक में आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने का विकल्प सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सीबीएसई के आदेश का नियमन नई अधिसूचना के तहत किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जून तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य में नेपाल से सटे उत्तरी और मध्य बिहार के जिलों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। पिछले 48 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक किशोर की मौत हो गई है। गया मुगलसराय रेलखंड के कुछ जगहों पर पानी भर जाने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले में 112 मिलीमीटर, रोहतास के डिहरी में भागलपुर में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, बागमती, बालान सहित राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा के जलस्तर में विगत 3-4 दिनों में 55 से 60 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में ठनका से मारे गए लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं।
मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की घटनाओं में अब तक 83 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के साथ ठनका गिरने के कारण 50 से अधिक लोगों के झुलसने की खबर है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ठनका गिरने से सबसे अधिक 13 लोगों के मरने और 10 लोगों के झुलसने की घटना गोपालगंज जिले में हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ठनका में झुलसे हुए लोगों का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिले के लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अब तो हम लोगों को इसके लिए भी एहतियात करना पड़ेगा। सभी लोगों को चाहिए कि जब इस तरह बारिश और बिजली भी चमकती है तो लोग घर के अंदर रहें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहें। पेड़ पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। घर के अंदर रहें। वज्रपात से सीवान जिले में 6 लोगों की मौत हुई है। घटना की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नई तकनीक विकसित की गई है, जिसके माध्यम से ठनका गिरने की सूचना 20 मिनट पूर्व प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से जान माल के होने वाले नुकसान में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वज्रपात से हुई मौत के बाद उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लिए एक लिंक हम लोगों को प्राप्त हुआ है विभाग की तरफ से और उससे काफ़ी पहले से ही लगभग 20 मिनट पहले हम लोगों को अलर्ट मिल जाएगा अब से कि कहाँ पे बिजली गिरने वाली है। तो उसके लिए क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने एक बनाई है। आपदा प्रबंधन शाखा जो हमारी समाहरणालय में चलती है उसमें 3 प्रोग्रामर लगाए गए हैं। 24 घंटे के डेप्यूटेशन पे रहेंगे और जैसे ही कोई अलर्ट हम लोगों को मिलता है संबंधित अंचलाधिकारी को हम लोग कि उनके माध्यम से सभी मुखिया को अलर्ट करेंगे और सभी संबंधित मुखिया और जनप्रतिनिधि जो हैं वो डाउन द लाइन इस मैसेज को पास ऑन करेंगे, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति खेत में हो या खुले में हो तो वो लोकल लेवल पे उनको वहाँ से हटा सकें। नवादा में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी एस पाल मीणा ने कहा कि वज्रपात की घटना में मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं तो सभी जिला वासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और बारिश के मौसम में अनावश्यक तरीके से खेत खलिहान में या मार्केट में नहीं जाएं। और राज्य में कोरोना से अब तक 77% लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,669 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,885 रह गई है। यह 6,669 और बिहार राज्य में अभी जो रिकवरी रेट है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का वो 77% है, 77%। कल हम लोगों ने 7,906 सैंपल्स की जांच की है। आप देखेंगे कि हम लोग जांच की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। न केवल क्षमता बढ़ा रहे हैं बल्कि वास्तविक जांच भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में लाभार्थियों के बीच राशन कार्ड वितरण का काम तेजी से चलाया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 86 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। जो गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवार हैं
तो ऐसे 22,02,000 परिवारों को अभी तक राशन कार्ड इनको जनरेट किया जा चुका है जिसका, और जो वितरण कार्य भी प्रारंभ हो गया है और अभी तक 14,100 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 15 जुलाई तक इस वितरण को पूरा कर लेने का लक्ष्य है। रेलवे बोर्ड ने सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया है। रेलवे की जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे के अनुसार राजधानी मार्ग पर चलने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक कराए गए टिकटों को स्वतः रद्द माना जाएगा और यात्रियों को पूरा रिफंड देगा। इससे पहले रेलवे 30 जून तक नियमित ट्रेनों का परिचालन रद्द कर चुका है। पूर्णिया जिले में नीली क्रांति योजना के तहत जल स्रोतों का इस्तेमाल कर अनूठी योजना की शुरुआत हुई है। जिले के दरियापुर गांव से सटे चंदेश्वरी जलाशय को केज कल्चर की नवीनतम तकनीक से जोड़ा गया है। इस तकनीक की मदद से 1 एकड़ जल क्षेत्र में डिमांडिंग मछलियों का पालन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर डगरुआ प्रखंड का दरियापुर गांव सूबे का पहला गांव बन गया है, जहां मछली पालन के लिए केज कल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से मछली पालन में 100 मछुआरों का परिवार सीधे तौर पर जुड़ा है। केज कल्चर तकनीक के प्रयोग से मछलियों के इधर उधर भटकने की संभावना कम रहती है। मछुआरों का कहना है कि केज कल्चर तकनीक के लिए सरकार की ओर से 50% सब्सिडी मिलने से लागत कम हो जाती है। गरीब मछुआरों के लिए सब्सिडी निकला हुआ है। अभी इसमें मछली हमारे 100 ग्राम से 125-150 ग्राम तक हुआ है। अभी नॉर्मल हमारे महीना से 1.5 महीना हुआ है डालने से मछली नहीं पड़ेगी। एक बार हम लोग का यानी कि इसका बारे में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा तो खुद लोग आएंगे यहाँ मछली लेने के लिए, जैसे बहुत सारा सुविधा हो जाएगा, तो वो बाद वाली बात है। कितना समय लगता है? समय सर आपको और जितना बढ़ाइएगा ना उतना समय लगेगा। आपको अगर कम समय में निकालोगे तो सर आप छोटा ही रहेगा ना, तो उससे कम फायदा है। जितना लेट करके निकालेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी कन्हैया कुमार बताते हैं कि चंदेश्वरी जलाशय प्रदेश का इकलौता जलकर है जहां केज कल्चर फिशरीज की व्यवस्था की गई है। इस तकनीक से साल में 2 बार मछली पालन किया जा सकता है। बिहार का इकलौता योजना है जो हम लोग पहली बार डेड रिवाइन सिस्टम में यानी ऑस्मो लेक में शुरू किए हैं। यहाँ इस योजना के तहत लगभग 100 मछुआरे मिल के योजना अभी चला रहे हैं, जिसमें इस योजना में लगभग 50% सरकार की अनुदान दिया हुआ है। और ये ऐसे में यहाँ इस केज कल्चर में प्रत्येक केज में 3,000 पनीशियस फिश स्टॉक की है, यानी 48,000 टोटल पनीशियस फिश का संचयन हुआ है। केज कल्चर तकनीक को प्रदेश के अन्य जिलों में अपनाया जाए तो निश्चित रूप से मछुआरों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में किऊल जंक्शन पर रेलवे पुलिस और जमालपुर पुलिस के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। इस रैली में कई महिला पुलिस कर्मियों ने भी शिरकत की। उधर कटिहार जिले में भी इस अवसर पर रेल पुलिस द्वारा एक मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों ने नशा मुक्ति के खिलाफ शपथ ली। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर रोक लगाने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को आयुष मंत्रालय से हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थीं कि मुजाहिद हुसैन जैसे लोग ही सिस्टम में बैठकर आयुर्वेद का प्रचार नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि बाद में जब इस खबर पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो पाया कि आयुष मंत्रालय ने हाल के दिनों में किसी भी डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी को किसी भी ड्यूटी या सेवा से नहीं हटाने का आदेश दिया है। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह की खबर बेबुनियाद
बेबुनियाद और भ्रामक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। सर्वदलीय बैठक में एनडीए नेताओं ने की मांग, बिहार विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के आंतरिक आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम देने की मंजूरी दी। और पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी।